ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टेरेंस लुइस और मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है आप सभी से कि कोविड-19 को लेकर जो सरकार ने नियम बनाए हैं उनका पालन करना ये हमारा फर्ज बनता है। घर के बाहर प्लीज ना जाएं अनलेस नेसेसरी। सेकंड, सोशल डिस्टेंसिंग, सामूहिक अंतर रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, उसको सही पोषण देना और घर में एक्सरसाइज करना ताकि आप स्वस्थ रहें। और इस कोविड-19 से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको इससे लड़ना है। ये वक्त बहादुरी का नहीं है, ये वक्त विद्रोह का नहीं है, ये वक्त जोश का नहीं, होश का है। अगर आप होश से खेलोगे इसके साथ तभी हम इसकी जीत पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। लक्ष्यपूर्ण जीवन। हमारे समाज में अनेक लोग वृद्धावस्था को लेकर चिंताएं प्रकट करते हैं। वे वृद्धावस्था को बोझ मानते हैं। सच तो ये है कि हमारे शरीर की विभिन्न अवस्थाओं में वृद्धावस्था भी एक अवस्था है। इसे हमें खुशी खुशी स्वीकारते हुए आनंद पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। किंतु ये वृद्धावस्था जब हमें सताने लगे, जब युवावस्था में ही हमारा शरीर गिरने लगे, तो निश्चय ही ये दुख की बात है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि असमय ही हमारा ये सुंदर शरीर क्यों कमजोर हो रहा है, हम क्यों अशक्त और बीमार होते जा रहे हैं। जरूर हमसे कोई भारी भूल हो रही है। आपने देखा होगा कि यदि हम मिट्टी के गमले और कांच के बर्तनों की भी ठीक से देखभाल करते हैं तो वे सालों साल हमारा साथ निभाते रहते हैं। यदि हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनाने का प्रयास करें तो हमारा शरीर भी उन उद्देश्यों की पूर्ति में ठीक ठाक हमारा साथ देगा। लक्ष्य के बिना जीवन कोई जीवन नहीं होता। लक्ष्यहीन होकर तो हमारे मन में सिर्फ निराशा आएगी। हमारा मन यहाँ वहाँ भांति भांति के विकारों में पड़ा भटकता रहेगा, जिसके कारण हम परमात्मा की सुंदर सृष्टि के असली आनंद से वंचित रह जाएंगे। जब कोई संगीतकार कोई धुन बनाता है या रियाज करता है तो वो सारी दुनिया को भूलकर एक एक नाद में परमात्मा की मधुर ध्वनि का आभास पाता है। कवि, संगीतकार, गीतकार, मूर्तिकार, राजनेता, विद्यार्थी और व्यापारी, सबके जीवन का अपना अपना लक्ष्य होता है और उसका लक्ष्य पूरी शक्ति के साथ उसे अपनी ओर खींचता रहता है। यदि हम अपने लक्ष्य से निष्ठापूर्वक जुड़े हों तो लाख बाधाओं के बावजूद हमें कोई उससे डिगा नहीं सकता। यानी हमें सदैव अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही अपना जीवन जीना चाहिए और सदैव कर्मशील बने रहना चाहिए। कर्म ही जीवन है, अकर्म ही मृत्यु है। संवत 1631 के चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या नगरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। भक्तजन का विश्वास है कि श्री रामचंद्र की जन्म तिथि को सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी अयोध्या नगरी आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की कीर्ति और यश का गान करते हैं। कुपथ, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के छल प्रपंच और कपट दंभ आदि को भस्म करने के लिए
श्री राम के गुणों की तुलना प्रचंड अग्नि से की गई है और उनका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल स्निग्ध किरणों की भांति सबको सुख देने वाला है। तुलसीदास का निवेदन है कि जिस प्रकार विस्तार से भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार वो भी इस अद्भुत कथा की रचना करके उसे गाकर कहेंगे। भक्त कवि की विनय है कि जिसने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी हो, वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि हरे की भांति हरे की कथा भी अनंत है। प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरजु करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, हसी प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय असुर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी।
पुनि सबहि बिनवउँ कर जोरी, करत कथा जहीं लागन खोरी। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊँ कथा, हरि पद धरि सीसा। नवमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित पकासा। जहीं दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करही रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। देश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या अब 2,58,685 हो गई है। स्वस्थ होने की दर अब 56.7% है। पिछले 24 घंटों में 10,495 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में पहली बार एक दिन में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जांच की गई है। पिछले 24 घंटों में 2,15,195 लोगों की जांच की गई। मॉस्को में मौजूद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव से वार्ता की है। भारत रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली ले रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कोविड-19 महामारी का सामना करने में अंतर्राष्ट्रीय संयोजन की कमी की निंदा की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कुछ देशों की अकेले प्रयास करने की नीति से कोरोना विषाणु को नहीं हराया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए भारत बहुत से देशों के साथ विचार विमर्श कर रहा है।
ट्रैवल बबल के नाम से जानी जाने वाली इस व्यवस्था में द्विपक्षीय आधार पर सहमति देने वाले 2 स्थानों के बीच निर्धारित उड़ान संचालित की जाती है। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। भारत ने पाकिस्तान दूतावास से अपने कर्मियों की संख्या आधी करने के लिए कहा है। कुछ समय पहले पाकिस्तान उच्चायोग के 2 कर्मी जासूसी के आरोप में पकड़े गए थे। भारत भी इस्लामाबाद में स्थित उच्चायोग में अपने कर्मियों की संख्या कम करेगा। फिलिस्तीनी मामलों के निरंतर सहयोगी के रूप में भारत ने फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी के दानकर्ताओं की उदारता की बेहद प्रशंसा की है। आने वाले 2 वर्षों में भारत इस एजेंसी में $1 करोड़ का योगदान करेगा। विदेश मंत्रालय द्वारा ये घोषणा की गई थी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोक दी है। हाल ही में प्योंगयांग ने हानिकारक समझी गई गतिविधियां शुरू की थीं। अरब लीग ने लीबिया की संयुक्त राष्ट्र समर्थन वाली सरकार और सेना प्रमुख खलीफा हफ्तार की सेनाओं के बीच संघर्ष विराम की मांग की है। अरब लीग के महासचिव जनरल अहमद अबुल गईद के अनुसार लीबिया संकट का समाधान राजनीतिक स्तर पर ही किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इस्राएल से नए क्षेत्रों का विलयन नहीं करने को कहा है, क्योंकि इससे नई समझौता वार्ता शुरू होने की आशाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, एटीएम इस्तेमाल करने से पहले एटीएम का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
आइए अब सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है RIC के विदेश मंत्रियों की बैठक। आलेख राजर्षि रॉय का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। हाल ही में त्रिपक्षीय रूस भारत चीन RIC फॉर्मेट के अंतर्गत रूस भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की 17वीं बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता रूस ने की। इस बैठक का उद्देश्य कोविड-19 संकट के प्रति एक सामान्य प्रतिक्रिया के लिए रणनीति बनाने के अलावा दूसरे विश्व युद्ध में नाजीवाद पर जीत के 75वें वर्ष का जश्न मनाना था। नई दिल्ली तथा पेइचिंग के बीच चल रहे सीमा गतिरोध के परिदृश्य में स्पष्ट रूप से ये वर्चुअल इवेंट हुआ। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भविष्य में किसी प्रकार के तनाव को बढ़ाने के प्रति RIC के लिए प्रारंभिक एक आवश्यक शर्त के रूप में राष्ट्र की स्थिति को पूरी तरह से समझाया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान दिखाने की आवश्यकता, सहयोगियों के वैध हित को पहचानना, बहुपक्षवाद को समर्थन देना और सर्वहित को बढ़ावा देना शामिल था। ये RIC फॉर्मेट के मुख्य उद्देश्यों का बड़े स्तर पर समीक्षा करता है, जो निसंदेह अपने सच्चाई के क्षण का सामना कर रहा है। इस तिकड़ी के भीतर बढ़ते दोष को ध्यान में रखते हुए इसके प्रभाव को लेकर प्रश्न उठाए गए हैं। बहरहाल इस सच्चाई के साथ हुई बैठक एक परिवर्तित होते विश्व में हितों की समानता को तलाशने के प्रति इसके हिस्सेदारों की इच्छा का संकेत देती है। मज़ेदार बात ये रही कि रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने प्रेस को दी गई अपनी जानकारी में कहा कि इस वर्ष के अंत में रक्षा मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन करके RIC की चर्चाओं को विस्तार देने पर आम सहमति बनी है। RIC विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि टोब्रुक, एल आलमीन तथा मोंटे कासिनो से सिंगापुर, कोहिमा और बोर्नियो तक विश्व भर के युद्ध क्षेत्र भारतीय रक्त से रंगे हुए हैं। हमने आपके दोनों देशों के लिए मुख्य आपूर्ति लाइन खुली रखने में मदद दी। एक आपूर्ति लाइन फारसी गलियारे से होकर है और दूसरी हिमालय के उभार के जरिए है। भारतीय सैनिक ऑर्डर ऑफ द रेड स्टार से सम्मानित किए गए हैं। डॉक्टर कोटनिस चीन में एक लेजेंड थे जिन्होंने मेडिकल मिशन का नेतृत्व किया। इसलिए जब रेड स्क्वायर से होकर भारत की सैन्य टुकड़ियां मार्च करती हैं तो ये हमारे द्वारा बनाई गई भिन्नताओं की पुष्टि है। 2002 में कल्पित RIC रूस के पूर्व विदेश मंत्री येवगेनी प्राइमाकोव के दिमाग की उपज था। इसकी विशेषता एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था बनाने में रूस, भारत तथा चीन के उद्देश्यों की ओवरलैपिंग में निहित है, जो इन उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगी। गत 2 दशकों में कूटनीतिक संपर्क के लिए RIC ने अपने सदस्यों को एक मंच प्रदान किया है। ये मंच विशेष रूप से फरवरी 2019 के बालाकोट हवाई हमले तथा 2017 के डोकलाम गतिरोध समेत सामरिक संकट के दौरान लाभकारी साबित हुआ। 2018 में हुई राज्य के प्रमुखों की बैठक में इस फॉर्मेट का सुधार किया जाना 3 देशों के बीच विश्वासवर्धक उपाय बढ़ाने में इसकी भूमिका की एक स्वीकृति थी। बहरहाल विगत कुछ वर्षों में RIC के पुल के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका है। आज RIC के सदस्यों में मतभेद के कारण रणनीतिक दृष्टिकोण को साझा किया गया, जिसने बड़ी प्रतिद्वंदी शक्तियों में व्याप्त असंख्य प्रिज्म को दर्शाया। अमेरिका के कुछ सदस्यों द्वारा श्रेष्ठता की अनदेखी का उद्देश्य इसमें सम्मिलित है, जिस कारण RIC के कुछ सदस्य संशोधनवादी शक्तियां माने जाते हैं। भारत ने वॉशिंगटन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से दुरुस्त किया है। इसके अलावा भारत चीन के संबंधों में बढ़ते टकराव के समानांतर रूस चीन का उभरता सौहार्द चला है। इसने भारत के सामरिक हितों का अतिक्रमण करने वाले मुद्दों पर भारत के परंपरागत सहयोगी मॉस्को को बार बार पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है।
इसके बावजूद इस त्रिपक्षीय गठन का महत्व और संभावना का इसमें बना रहना जारी है, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहां इसके सदस्य साझा रणनीतिक हितों को तलाशते हैं, स्थितियों को स्पष्ट करते हैं तथा भिन्नताओं को समझते हैं। साथ ही पूर्व प्रतिष्ठित और उभरती यूरेशियाई शक्तियों के रूप में भारत की यूरेशियाई आउटरीच में सुविधा पहुंचाने में रूस तथा चीन की भूमिका निर्णायक है। विशेष रूप से भारत के हित समुद्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कई क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। इसी प्रकार ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सशक्त बनाने के लिए रूस तथा चीन में भी निहित है। इसी तरह चीन के प्रभुत्व को रोकना रूस तथा भारत दोनों के हित में है। ऐसे समय में जब कोविड-19 महामारी ने वैश्वीकरण को समाप्त कर दिया है, बहुपक्षवाद को खोखला बना दिया है, स्वास्थ्य व्यवस्था को नष्ट कर दिया है तथा विश्व को मंदी के कगार पर पहुंचा दिया है, इस स्थिति में इस अभूतपूर्व वैश्विक महामारी से निपटने में समन्वित कार्रवाई लाभकारी है। इसी प्रकार सामान्य गैर परंपरागत सुरक्षा चुनौती से एकजुट होकर प्रभावशाली रूप से निपटा जा सकता है। इस संदर्भ में अफगानिस्तान से उपजने वाले आतंकवाद में समूचे यूरेशिया में अस्थिरता पैदा करने की संभावना है। इससे RIC के तीनों सदस्य प्रभावित होंगे। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।